हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है, मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूँ के सीजन 2 में। फ्रेंड्स, आज जिस मेहमान से हम आपको मिलाएंगे, ये मेहमान आपको देश विदेश हर जगह की सैर करवाएगा। ये वो मेहमान है जो आपको हर तरह के एक्सपीरियंस करवाएगा, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सिखाएंगे। आज का पॉडकास्ट सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास मेरे मित्र का है जो आपको बताएंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री क्या है और ये किस तरह से आने वाले समय में बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है। और आप में से अगर कोई इस इंडस्ट्री में एंटर करने का अगर सोच रहा है तो आपको इससे बेहतर मेंटोर नहीं मिलेगा। तो पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा। आपको आज हम लोग मिलाएंगे नन अदर देन विनीत संघानी सर से। विनीत सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। इससे पहले कि हम लोग आपका आज का पॉडकास्ट शुरू करें, मैं चाहता हूं आप मेरे ऑडियंस, मेरी जनता को आप बताइए कि आप करते क्या है और किस तरह से इस इंडस्ट्री में आप किंग बने बैठे हैं। कैसी बात कर रहे हैं दीपांकर जी। सबसे पहले तो आप मुझे सर बोलना बंद करिए। अच्छा। और कोई किंग नहीं हूं मैं और ना कोई किंग है। ये इंडस्ट्री तो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है जी। मेरी कंपनी का नाम है ट्रैवलिंग देसी और मैं इस इंडस्ट्री में उसी बेसिस पे आया हूँ कि मैं लोगों को दुनिया घुमा सकूँ और सैर करा सकूँ, और वो भी एक किफ़ायती दामों पर। ओके। ये बिजनेस में मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में काम करते हैं और मेरी वाइफ पेशे से इंजीनियर है और उसके बाद में बैंकिंग में सेक्टर में थी और अब मेरे साथ वो ये बिजनेस में है। हम लोग ने ये चालू किया था 2017 में। अच्छा। और बस यही सोच के स्टार्ट किया था। एक एक्सपीरियंस रहा था हमारा ट्रैवल को लेके जो थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस इंडस्ट्री में घुस के लोगों को अच्छे से अच्छा सर्विस दे पाएं और उनकी हर ट्रैवल से रिलेटेड परेशानियों को सॉल्व कर सकें। चलो, ये भी बहुत बढ़िया है कि एक ट्रैवल से शुरू हुआ इनकी जर्नी जो आज बिजनेस का रूप दे चुकी है। और ये बिजनेस दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर रहे हैं और आज तक आई एम श्योर काफ़ी लोगों को आपने सर्विस दिया है एंड बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी आपको मिले इसके लिए। जी, आप सही कह रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को हम लोग सर्विस दे चुके हैं। काफ़ी अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट हैं नागपुर सिटी से और बाहर से भी, बॉम्बे से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो इनबाउंड आते हैं, जो हमारे थ्रू यहाँ घूमते हैं और हम यहाँ के वाले लोगों को दुनिया घुमाते हैं। चलिए, हालांकि मेरा ये सवाल बाद में था, लेकिन अभी आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात की तो मैं जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंटरनेशनल क्लाइंट यहाँ पर आए तो उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा कंसर्न रहा है आपके लिए? हमेशा रहता है सर। हमेशा हमारे लिए वो कंसर्न रहता है बिकॉज बीइंग एन NRI, अगर उनको कोई भी टाइप की परेशानी जाती है या कुछ भी जाती है तो एज अ देशवासी भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको कोई परेशानी ना जाए, उनका पूरा ट्रैवल, उनकी पूरी जर्नी एकदम हैप्पी हो, स्मूथ हो और विदाउट एनी टेंशन हो। तो हम लोग इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनको एज अ VIP गेस्ट प्रेफर करते हैं। व्हीकल से लेके, होटल से लेकर जो साथ में गाइड्स होते हैं उनका भी हम पूरी तरह से सिलेक्शन उसी तरह से करते हैं ताकि उनको बेस्ट में बेस्ट सर्विस मिल सके। सही है। सो ये बेसिकली आपको डॉलर में पे करते हैं या रुपीज़ में पे करते हैं? नहीं, हम रुपीज़ में ही लेते हैं, डॉलर्स में नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी थी, जब आपने बिजनेस शुरू किया था, ट्रैवल जैसे की जो जर्नी आपने शुरू किया था, तब आपके पास में कितने पैसे थे या किस तरह से इसको शुरू किया था? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मेरे सारे यंग भाई बहन जो इस पॉडकास्ट को देखते हैं उनके लिए है कि अगर इनकेस वो अगर ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए एक सीख रहेगी। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पैसों की। अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो, ईमानदारी से और मेहनत से काम करते हो तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे अकाउंट में से 55,000 रुपीज़ थे और उससे मैंने शुरुआत की क्योंकि इस बिज़नेस में अगर आप सही तरीके से करो तो आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका ऑफिस का है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन का है, बाकी उसके अलावा आपको कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। क्लाइंट्स आपको बेसिकली प्रेफर करते हैं कि वो पहले ही पेमेंट कर दे। अब मुझे लकीली ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं हमेशा से कि जो पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद मैं उनकी बुकिंग करता हूँ। वेरी नाइस। सो कहीं ना कहीं मतलब रेफरल वाले क्लाइंट आपके पास में ज़्यादा आते होंगे? मेरे पास सबसे ज़्यादा रेफरल वाले क्लाइंट्स ही आते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स मैंने हार्डली किए कभी। करेक्ट। तो मतलब आपने एक किसी क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे दी है तो ऑटोमेटिकली आपके पास में एकदम लड़ी लग जाती है। बिल्कुल सही बात है। और ये फील्ड उसी तरीके की है, जैसे मैंने कहा कि सर्विस इंडस्ट्री है। करेक्ट। तो सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप सर्विस दोगे अच्छी तो बट ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। ग्रेट। एक और सवाल, मैंने कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल एजेंसी या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का कहना था कि पेंडेमिक के समय में काफ़ी नुकसान हुआ, जहाँ सब बाहर निकलना बंद हो गया, ट्रैवल करना बंद हो गया। कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत टफ था।
उस टाइम पे मेरे लिए ही नहीं, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, सर्विस से रिलेटेड हर इंडस्ट्री के लिए वो टाइम बहुत टफ था। हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का परेशानी झेलनी पड़ी। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे, उनके रिफंड्स के लिए हमें बहुत फाइट करना पड़ा, जो उनकी पहले से बुकिंग हुई थी। करेक्ट। और उस तरीके से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमको रेफरल के थ्रू आते थे कि यार हमारे भी पैसे फंस गए, हमें मदद करो, हम कैसे बाहर निकले। तो उस टाइम पे सर्वाइव करना हर किसी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, पर बस भगवान की दया है, हम ऊपर गए, निकल गए। आपका सबसे अजीब या शॉकिंग क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे? अजीब तो नहीं, पर मेरे खुद के लिए वो एक सेल था जो मेरे खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा अचरज वाला था। हुआ ऐसा था कि मुझे रेफरल के थ्रू एक क्लाइंट आया हुआ था और उसको अपनी बेटी की अर्जेंट में टिकट करानी थी 5 दिन की बात की, एंड इट वाज अ बिजनेस क्लास टिकट फॉर एमिरेट्स एयरलाइंस फ्रॉम मुंबई टू कनाडा, टोरंटो। ओके। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे क्या बेस्ट रेट दे पाओगे। तो जैसे कि मैं काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट से जुड़ा हुआ हूँ और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के रेट्स हर किसी को अलग अलग मिलते हैं। काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट के पास प्री परचेज होता है या किसी के पास कुछ ऑफर होता है या कुछ ना कुछ होता है। तो उस तरीके से हमारा एक ग्रुप है, वो ग्रुप के अंदर में जैसे ही मैंने डाला तो मुझे मेरे एक मित्र के थ्रू बहुत अच्छा रेट मिला। मैंने वो रेट पे हार्डली 2 से 4 हज़ार रुपये रख के सामने पास ऑन कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस क्लास है तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली उतना रखते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि एक मिनिमम मार्जिन रख के मैंने उसे पास ऑन कर दिया। और जब मैंने उन्हें रेट दिया तो उन्हें भरोसा नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ और रात तक आप प्लीज़ मेरा टिकट बुक कर दीजिएगा। बुक कर दीजिए। तो मैंने उनसे पासपोर्ट और वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा लिए और मैंने उनका फ़्लाइट का टिकट बुक करके उनको भेज दिया। वो टिकट भेजने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं आ रहा था। उनका टिकट बुक हुआ था 25 तारीख को और उनकी बेटी का ट्रैवल डेट था 29 का। अच्छा। 4 दिन बाद ही। करेक्ट। तो वो 4 दिन तक रोज मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि सर पक्का है ना, सर पक्का है ना। तो मुझे काफ़ी बार शौक हो रहा था ये चीज़ को लेकर कि क्यों ऐसा पूछ रहा है, क्यों ऐसा पूछ रहा है। फिर जब मैंने एक बार जब ओपन करके देखा, चेक किया, तो वो फ्लाइट की टिकट अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने उन्हें कोट किया था 2,44,000 रुपीज़ था और वो फ्लाइट की टिकट थी 7,54,000 रुपीज़ जो ऑनलाइन थी। तो इसलिए शायद उन्हें ऐसा बार बार लग रहा था। और उनकी बेटी जब 29 को कैसे हो गया, हाँ, जब उनकी बेटी 29 को रात को चेक इन किया उन्होंने, तब उनका चेक इन करने के साथ ही उनकी बेटी के फ्लाई होने के पहले ही मुझे फ़ोन आया रात को अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छा रेट दिया और बहुत अच्छी सर्विस दी और आपको कंटिन्यूसली मेरी तरफ से रेफरल्स तो आते ही रहेंगे। और बस वो तब से आज तक उनकी तरफ से काफ़ी रेफरल्स आते रहे। और ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था कि रेट्स में इतना बड़ा फ़र्क भी कभी कभार आ जाता है। सही बात है। सो एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, सारे यंगस्टर्स जानना चाहेंगे इस चीज़ को। कई बार हम लोग रील्स देखते हैं, रील्स में हमें दिखता कुछ है और जब रियलिटी में पहुंचते हैं वहाँ पर होता कुछ और है। तो ऐसे कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा है कि कोई क्लाइंट आपने बोला कि लेह लद्दाख जाना है फॉर एग्जांपल, है ना, और लेह लद्दाख में जाने के बाद में उसको दिख रहा है कि लेह लद्दाख कम कुछ अलग ही दिख रहा है, तो ऐसे समय में आप डील कैसे करते हो? काफ़ी बार आते हैं लोग हमारे पास रील्स लेकर कि सर ये देखिए ये रील है, मुझे यहाँ जाना है या ये रिसोर्ट में जाना है या ये प्रॉपर इस जगह पे जाना है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमें सबसे पहले उनसे कहना पड़ता है सर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जैसे आप देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सच्चाई वहाँ बताई गई है। करेक्ट। जैसे आप आज की तारीख में देख सकते हो, अभी रिसेंटली अपना वेनिस का और पेरिस के रील्स जो आ रहे हैं जिसमें सच्चाई बताई जा रही है कि कितनी गंदगी है वहाँ पे और लोगों को सिर्फ चकाचौंध दिखाई देता है। सही है। तो उसी तरीके से ऐसा होता है, हमको पहले से उनको बता देना पड़ता है कि इतना सही, इतना जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा है नहीं। वहाँ जाने के बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज से परमिशंस लेना, प्लस आपको सिलेंडर कैरी करना, बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो वो सारी चीज़ें हम पहले से ही बता देते हैं अपने क्लाइंट्स को ताकि उन्हें आगे जाके परेशानी ना जाए और ताकि वो हम पे और भरोसा कर सकें। सही है। विनीत जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे हम लोग कि ट्रैवल बिजनेस का सबसे बड़ा स्कैम क्या है जो दुनिया के सामने आज तक आया नहीं है? ट्रैवल बिजनेस में बेसिकली स्कैम यही है कि अगर आप अपने कस्टमर्स को, अपने ट्रैवलर्स को प्रॉपर जानकारी ना दो, उन्हें बाद में वहां जाके पता चले कि यार ये तो छुपा हुआ था, इसका हमें बताया नहीं गया, ये प्राइसेस हमको नहीं बताए गए, या होटल हमें जो बताई गई थी वो होटल हमें नहीं प्रोवाइड हुई है, जिस तरीके का उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था वो नहीं मिला है। तो जैसे मैं कह रहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो उसी तरीके का था। करेक्ट। कि मुझे भी उसी तरीके से होटल्स जो बताई गई थी उसकी जगह उन्होंने होटल लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दी मेरे ट्रैवल के सिर्फ 1 दिन पहले।
तो यही सबसे बड़ा स्कैम है यहाँ पे। यही स्कैम लोग मोस्टली करते हैं ताकि पैसे बचाने के लिए। लैकिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, वो सिमिलर लिख देते हैं तो सिमिलर में बाद में चेंज करते हैं। चेंज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता ऐसा नहीं है, पर डिग्रेड नहीं करना चाहिए। करेक्ट। कुछ ट्रैवल एजेंट्स वैसा करते हैं आज की तारीख में भी, कि जो प्राइस अपना घटा देते हैं, बाद में प्राइस अपना प्रॉफिट बचाने के लिए वो होटल्स थोड़ी सी डिग्रेड कर देते हैं। मेरे जहन में एक सवाल आता है कि कई बार क्या होता है ना कि लोग आजकल किस लिए घूम रहे हैं? अपने इंस्टाग्राम में अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए या दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए? तो ऐसा तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही तरह के लोग घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले, लेकिन आजकल थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो जाना है, जाने के लिए नहीं जाते, वो दुनिया को दिखाने के लिए जा रहे हैं। सो बेसिकली उनको दुनिया एक्सप्लोर नहीं करना है, बस अपने दोस्तों को दिखाना है। बेसिकली उन्हें दुनिया घूमकर दुनिया का घूमने का मजा नहीं लेना है, वहाँ पे वो नेचर का मजा नहीं लेना है, वहाँ की सभ्यता का, वहाँ की अलग अलग टाइप के सिचुएशंस का मजा नहीं लेना है। उन्हें सिर्फ वहाँ जाने के बाद भी वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बस वो फोटोज खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वही कर रहे हैं। सो वो मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि उसके लिए घूमना तो बना ही नहीं था कभी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं भी बहुत हद तक इस बात से एग्री करता हूँ कि आप जहाँ पर भी घूमने जाते हैं वहाँ की कल्चर देखिए, वहाँ का फूड को एंजॉय कीजिए, वहाँ के वेदर को एंजॉय कीजिए, रादर देन आप अपने मोबाइल में लेके उस चीज़ को शूट कर रहे हैं, क्योंकि उससे अच्छे अच्छे वीडियोस और फोटो तो आपको गूगल में मिल ही जाएगा। सो मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक और सवाल। सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा बुकिंग कौन से इंटरनेशनल ट्रिप की जाती है? जैसे कि हर आदमी अपना पैसा, अपना बजट देखता है, तो बजट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बुकिंग थाईलैंड की होती है। थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है। मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे काफ़ी बार जा चुका हूँ, काफ़ी लोगों को वहाँ भेज चुका हूँ। जो मेंटालिटी लोगों की यहाँ बन चुकी है थाईलैंड को लेके, वैसा थाईलैंड एग्जैक्टली नहीं है। एक हाथ सिटी को अगर छोड़ दो तो थाईलैंड वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और नेचर भी बहुत अच्छा है वहाँ का, और लोगों की जो बर्ताव है आपको लेके वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए थाईलैंड है जो सबसे ज्यादा बुकिंग, बिकॉज पॉकेट फ्रेंडली भी है, एंड द क्लोजेस्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, एंड इट्स ब्यूटीफुल। मुझे तो शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नहीं, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद थाईलैंड सारे इंटरनेशनल ट्रिप में सबसे कम दाम में बेहतर सर्विस के साथ में मिलता है, तो इसलिए शायद लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं जी। कई बार आपको कोई क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि सर कुछ जुगाड़ हो जाएगा, कुछ एडजस्ट कर लो ना, थोड़ा सा कम में कुछ हो जाए, तब आपका जवाब क्या रहता है? तब बेसिकली मेरा जवाब यही रहता है कि जो भी मैं ऑलरेडी जो कोट कर चुका हूँ वो ऑलरेडी मैं बेस्ट कोट कर चुका हूँ। अब अगर मैं प्राइस बचाने के लिए डिग्रेड करूँगा तो ये मुझे गवारा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं कस्टमर को खोना नहीं चाहता, या उसको ऐसी सर्विस नहीं देना चाहता जो उसे बाद में जाके मुझ पर उसे नाराज़गी हो या मुझसे उसे बैर हो। और हम लोग 3 स्टार के नीचे होटल्स करते ही नहीं है। मिनिमम हमारा सीधा फंडा है कि हम 3 स्टार एंड अबाव में ही डील करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स बजट। तो कभी कभार होता है कि कस्टमर को लगता है कि थोड़ा सा बजट हाई जा रहा है, पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कस्टमर को कि आप उतना ज़्यादा बजट को यहाँ मत देखिए। आप यहाँ 5-50 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में वहाँ जाने के बाद में जो परेशानी आपको जाएगी वो बहुत बड़ी हो सकती है ना। कहीं फिर आज अगर यहाँ पर अगर डिग्रेड कर दिया सर्विसेज को, फिर आने के बाद तो कंप्लेन फिर आपसे ही करेंगे। कंप्लेन भी हमसे करेंगे, हमारा रिव्यूज खराब करेंगे, हमारे थ्रू हमको जो रेफरेंस उनके थ्रू आने हैं वो रेफरेंस हमारे बंद हो जाएंगे। करेक्ट। फिर वो कोई ये नहीं बताता कि हाँ हमने अपने प्राइसेस कम किया है या मेरा बजट कम था। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने कई बार देखा है कि कई सारे पोर्टल्स हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, ट्रैवलिंग पोर्टल, जैसे मेक माई ट्रिप हो गए, ट्रिप एडवाइस हो गए, ठीक है, इस तरह से स्काई स्कैनर हो गए। सो ऐसे कई सारे पोर्टल हैं, इससे आप लोग बेहतर कैसे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्काई स्कैनर या मैं मेक माई ट्रिप की बात नहीं करूँगा, पर स्काई स्कैनर या दूसरे जो पोर्टल्स हैं उनके साथ में कैसा होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते। अच्छा, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, आप लोगों ने पढ़ा हो शायद, मैंने अपने स्टेटस पे डाला था। एक बंदे ने फ्लिपकार्ट से टिकट बुक की और वो जब एयरपोर्ट पे गया उसको पीएनआर वगैरह सब मिला, पर जब वो एयरपोर्ट पे गया तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद में बताया गया कि उसकी टिकट्स बुक हुई नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद उसे 3 गुना दाम देकर दूसरी टिकट बुक करनी पड़ी, क्योंकि वो एट द मोमेंट था और उसे जाना ज़रूरी था। उस टाइम पे ना फ्लिपकार्ट ने कोई सपोर्ट किया उनका, ना किसी और सर्विस प्रोवाइडर ने सपोर्ट किया। तो ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, हमारे रेट हो सकता है कि 150 रुपये ऊपर नीचे हो, हम कोशिश तो पूरी करते हैं मैच करने की, पर हो सकता है कि 150 ऊपर नीचे हो, पर ये वादा हम लोग देते हैं कि हम सर्विस पूरी प्रोवाइड करेंगे आपको, एंड मोमेंट तक आपको पूरा कोई भी प्रॉब्लम जाएगा तो हम सोल्यूशन पूरा देंगे उस चीज़ का।
सो कहने का मतलब ये है कि मतलब आप जब भी कोई बुकिंग करें तो आप किसी ऑथेंटिक जेन्युइन ट्रैवल एजेंट का सहारा ले, ना कि ऑनलाइन पोर्टल पे, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑनलाइन पोर्टल में आपको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए कोई रहता नहीं है। और ट्रैवल एजेंट्स का ये एक फायदा रहता है कि आप कभी भी फोन कीजिए, वो फोन उठा के आपको बोलेंगे यस सर बताइए, हम हाजिर है। विनीत जी, एक और सवाल, जो पहली बार फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, सबसे बड़ा डर क्या होता है और उनके लिए क्या नसीहत रहेगी आपकी? घबराना नहीं है। सबसे पहला घबराना नहीं है। आप एक दूसरे देश में जा रहे हो, आप कोई जहन्नुम या जन्नत में नहीं जा रहे हो। इट इज जस्ट अ डिफरेंट कंट्री विद डिफरेंट पीपल, विद डिफरेंट माइंडसेट, विद डिफरेंट लैंग्वेज। फूड माइट बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट आजकल तो ऐसा है कि इंडिया हर जगह पहुंचा हुआ है, तो इंडियन फूड तो आपको हर जगह मिल जाएगा। करेक्ट। और आप अगर सब कुछ सही तरीके से कर रहे हो, लीगली जा रहे हो, तो फिर तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ना इमिग्रेशन वाला आपको रोकेगा ना कुछ। वीजाज लेके जाइए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिए, और वाकई में एक अच्छे ट्रैवल एजेंट को कंसल्ट करके जाइए, तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, कभी आपको मतलब आपके थ्रू आउट द जर्नी कभी आपको ऐसा लगा कि ये जो ट्रैवलिंग है ये कुछ एज वाइज होता है? जैसे हमारे रिसर्च टीम ने ये रिसर्च किया है कि 20 से 25 की उम्र में मैक्सिमम लोग गोवा जाते हैं, 25 से 30 की उम्र में मैक्सिमम लोग थाईलैंड जाते हैं, एंड 30 से 40 की उम्र में मैक्सिमम लोग वियतनाम और मलेशिया जैसे कंट्रीज में जाते हैं। जो थाईलैंड वाला आपने कहा कि 30 से 40 की जो एज गैप है, हाँ जी, उसमें मैक्सिमम लोग थाईलैंड जाना प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा अब गोवा का तो ऐसा है कि बजट के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। जो गोवा जा रहा है, अगर उसके पास बजट है तो वो दुबई या सिंगापुर भी प्रेफर करेगा। अच्छा। या वो मलेशिया में लंकावी आइलैंड है, वो बहुत फेमस है आजकल, वो प्रेफर करेगा। या वो बाली प्रेफर करेगा। हनीमूनर्स बेसिकली आजकल प्रेफर करते हैं फुकेट कराबी हो गया, ओके, एंड बाली हो गया, वियतनाम हो गया। हनीमूनर्स आजकल वो प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा। एंड जो अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं वो दुबई एंड सिंगापुर प्रेफर करते हैं। या तो फिर हांगकांग हो गया या पेरिस हो गया, जहाँ पे डिज्नीलैंड या जहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, वहाँ फैमिली ज़्यादा प्रेफर करती है। इसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से, ठीक है, यंगस्टर्स के लिए द मोस्ट प्रिफरेबल ट्रैवलिंग प्लेस और कंट्री? अभी at this moment it's Dubai is very beautiful for the people to travel, plus I would say Phuoc अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। It's a city in Vietnam, एक आइलैंड है वियतनाम के पास में, वो वियतनाम के अंदर ही आता है। वो बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो साइट सीन्स है और जो ब्यूटी है वहाँ पे, जो अभी उन्होंने जो जिस तरीके से डेवलप किया है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। और हाँ, रील्स देख कर ज़्यादा रील्स देख के ही ज़्यादा जा रहे हैं। सही है। सो इसके अलावा ना आजकल ना बड़ा EMI में चल रहा है कि EMI में ट्रैवल, ठीक है, एक कंसेप्ट मतलब काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने निकाला है। तो क्या लगता है कि इस तरह से EMI में ट्रैवल करना मतलब ऑनेस्टली ये सही तरीका है, या इसके ऊपर में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप अपने हिसाब से आप सामने वाले आप EMI पे अगर ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप चुका सकते हो तो बट ऑफ कोर्स कर सकते हो, पर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी चुकाने का पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने ट्रैवल कर दिया और कल आपके घर पे वो कोई पेमेंट के लिए आए जा रहा है और आप चुका नहीं पा रहे हो, आपका सिविल स्कोर खराब होता है, आपको काफ़ी सारी लीगलिटीज़ का फेस करना पड़ता है। लोग जो EMI पे करते हैं ट्रैवल, वो बेसिकली उस तरीके के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार आज मेरे पास टाइम है, आज मेरा ग्रुप जा रहा है, आज मुझे जाना है, तो मैं आज चले जाऊँ, पैसा मैं भले ही बाद में चुका दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वो ग्रुप ना मिले, या वो टाइमिंग ना हो, या वो सीजन ना हो। जैसे जापान है, जापान का चेरी ब्लॉसम का एक ही टाइम होता है, एक ही महीना होता है। Correct. तो लोग सोचते हैं कि चलो अभी जाके आ जाते हैं, 6 महीने साल भर में धीरे धीरे अपने पास पैसे आ जाएंगे, अपन चुका देंगे, तो उसके लिए अगले साल तक रुकना पड़े, उससे अच्छा उस तभी की तभी चले। डोंट यू थिंक इज क्वाइट क्या बोलेंगे, थोड़ा डार्क साइड में जा रहा है? रीजन बीइंग बिकॉज जैसे पहले आया था प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड वाला, जी, ठीक है, लोगों ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए, एंड देन धीरे धीरे वो डेप्थ में चले गए। देन उसके बाद में इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के लोन्स आए, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने बोला कि चलो अभी कर लेते हैं, एंड देन उसमें भी डेथ में। तो ये ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं आज के डेट में लोगों को लुभा रहा है, ऐसी ललचा रहा है कि भाई हम भी चले। अगर लोग दिखावे के हिसाब से जाना चाहते हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि लोन लेके ना जाए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर दिखाने के लिए जा रहे हैं तो लोन लेके ना जाए, ये मैं सजेस्ट करूँगा। आप अभी नहीं जाओगे, बाद में पैसा जमा करके चले जाओ।
और डार्क साइड में बेसिकली इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जो कंपनीज आपको लोन देती है ट्रैवल के लिए, वो आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री और आपका पूरा बैंक बैलेंस का पूरा पीछे का भी पूरा डिटेल मांगती है। आपका 6 महीने का बैंक बैलेंस और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 3 साल का ITR, ये सारा के सारा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ही उनको अगर लगता है कि हाँ देना चाहिए तो देती है। क्रेडिट कार्ड का टोटली डिफरेंट है उससे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट कार्ड ऐसी कंपनियां पकड़ा देती है, वो बाद में सोचती है कि बाद में वसूलते बैठेंगे या उनका इंटरेस्ट ज्यादा दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। पर ई लोन्स का वैसा नहीं होता। वैसा नहीं होता है जी। अच्छा, आज की डेट में अगर विनीत जी को कहीं पर ट्रैवल करना है इंडिया में, जी ठीक है, तो कहाँ करेंगे? मैं केरला प्रेफर करूंगा। केरला? या क्यों ऐसा? मुझे वो स्टेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी ग्रीनरी है, बीचेस भी हैं, आपको हाउस बोट का भी आनंद लेने मिलता है, प्लस मॉन्टेगल ग्लैम्स है, जो अलग अलग टाइप के वहाँ पे रहने का, और बहुत डाइवर्सिफिकेशन है केरला। करेक्ट। खूबसूरती भी है और वाकई में बहुत अच्छा है। खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली स्पाइसेस बहुत है। हाँ। इनफैक्ट नॉट ओनली स्पाइसेस, वहाँ के एक आयुर्वेदिक मसाज है व्हिच इज रियली वेरी ऑसम। मतलब हमारे इंडियन कल्चर को दर्शाता है वहाँ पर कि दिस मसाज जो एक अलग परिभाषा है, ठीक है, आज के जनरेशन में, बट उसका एक्चुअल में आयुर्वेदिक में जो उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस है ना, वो दिखाया गया है सिर्फ केरला में। एंड व्हिच इज आई रियली प्रीफर कि बहुत बढ़िया चीज एकदम सही। विनीत जी, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि आज के जो यंगस्टर है, अगर वो ट्रैवल एजेंसी में या ट्रैवल इंडस्ट्री में कूदना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये प्रॉफिटेबल रहेगा या उनके लिए बहुत ही रिस्क भरा सफर रहेगा? चैलेंजेस तो हर फील्ड में है, एब्सोल्युटली। उसी तरह से ट्रैवल में भी चैलेंजेस है, पर आज की तारीख में पहले के मुकाबले चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके हैं। ठीक है। क्योंकि लोग आजकल काफ़ी तरीके से जानकारी लोगों को ऐसे हासिल हो जाती है। आजकल चैट GPT आ गया है, परप्लेक्सिटी आ गया है, तो लोग काफ़ी सारी खुद ही सारी जानकारियाँ निकाल लेते हैं। तो जो नया आएगा उसके ऊपर एकदम से भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा किसी के लिए भी, और उनको भी सर्वाइव करने के लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो मैं कहूँगा आप चालू कर रहे हो तो ज़रूर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी पूरी नॉलेज लेने के बाद ही करो। जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगी आप अपने क्लाइंट्स को बता नहीं पाओगे। करेक्ट। तो सबसे पहले आप इसकी कहीं किसी के यहाँ काम करके या किसी के साथ रिक्वेस्ट करके उनके साथ सीख लो, एक इंटर्नशिप जैसा कुछ कर लो, और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करो और अपना बिजनेस चालू करो। बचपन में कभी आपने ज्योग्राफी को इतना सीरियसली लिया था? जब आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आए तब आपको लगा नहीं कि मतलब मुझे थोड़ा सा और सीरियसली लेना चाहिए था? बचपन में ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद आती थी, हमेशा से पसंद आती रही है। 25 स्टेट्स थे तब जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वो भी मुझे याद थे। और वहाँ का हर एक स्टेट का खाना कैसा है, क्या है, क्या नहीं। हाँ, इंटरनेशनल को लेके मुझे उतनी जानकारी नहीं थी जो मुझे ये फील्ड में आने के बाद हुई। और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो एग्जैक्टली उस चीज़ को अगर आप जब तक आप खुद घूमोगे नहीं, खुद जानोगे नहीं, तब तक आप नहीं बता पाओगे। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया तो जाता है सब कुछ, पर वो जरूरी नहीं कि वो आपकी डे टू डे लाइफ में या आपकी आगे के फ्यूचर की लाइफ में हमेशा काम आएगा। काम आ जाएगा। सो मतलब रियलिटी में आपको खुद को घूमना भी पड़ेगा बहुत। हाँ, आई फील कि इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। इससे अच्छा काम क्या ही हो सकता है कि आप दुनिया घूम रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, अलग अलग कुजीन, अलग अलग फूड को एंजॉय कर रहे हो, वेदर को एंजॉय कर रहे हो, नेचर को एंजॉय कर रहे हो। मतलब इससे बेहतर मुझे भी नहीं लगता है कि शायद आज अगर मैं IT इंडस्ट्री में ना होता तो शायद मैं भी ट्रैवल इंडस्ट्री में ही होता, क्योंकि इट्स रियली बहुत मजेदार काम है ये। हाँ, आपकी बात सही है, पर जैसे मैंने कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो अपने अपने चैलेंजेस, अपनी अपनी परेशानियां हर फील्ड को होती है। वैसे हम लोगों को भी फेस करनी पड़ती है, हमें भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पर हाँ, ये है कि हमें घूमने मिलता है, हमें कुछ नई चीजें देखने मिलती है, नई सभ्यताएं समझने मिलती है। करेक्ट। इनफैक्ट ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट को आई एम श्योर कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता होगा, जो होटल्स या फिर अलग अलग कंट्रीज में या जो भी आपके रिजॉर्ट्स हैं, इन सब में भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलता ही होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि मतलब मेरे सारे यंगस्टर मोटिवेट हो जाएंगे इस चीज को सुन के कि हाँ, उनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट मिलता है जब आपको दूसरे ट्रैवल एजेंट्स, दूसरे रिसोर्ट्स और दूसरे होटल्स आपको जानना चालू करते हैं, आप उन्हें बिजनेस देते हो। तो उसके बाद हम में एक शॉर्ट फॉर्म है फैम ट्रिप, जिसका मतलब है फेमिलियराइजेशन ट्रिप। तो वो ट्रिप जनरली अलग अलग जैसे रिसोर्ट्स है, यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे रिसोर्ट है, पेंच में, ताड़ोबा में, काना में। तो जैसे तथास्तु हो गया, मयूर द कर्मा हो गया,
या आप इंटरनेशनली देखो तो कॉर्डिलर क्रूज हो गया, तो वो सब हमें बुलाते हैं, हमें कहते हैं कि आप आइए, आप देखिए, आप जानिए कि किस तरीके से हम लोगों को सर्व करते हैं, तो आप ज़्यादा इजीली कस्टमर को कन्विंस कर पाओगे और हमारा प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो उस तरीके से फैम ट्रिप्स होते हैं। हम कोडिलिया पे जा चुके हैं, हमको कोई खर्चा नहीं आया, सिर्फ यहाँ से क्रूज तक जाने आने का बस हमको लगा। और उसके अलावा वैसे ही पेंच और ताड़ोबा में भी हमको काफ़ी बार बुलाया गया है फैम ट्रिप्स के लिए, क्योंकि हम लोग उनको कंटिन्यूसली बिजनेस देते रहे। तो बिजनेस अगर आप दोगे, लोग आपको जानेंगे, तो आपको बट ऑफ कोर्स फायदा होना ही है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कभी मन में ऐसा ख्याल है कि मुझे भी ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहिए या ब्लॉगिंग करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी पैसा है, मैंने सुना है, मैं उसकी भी सच्चाई जानना चाहूँगा। काफ़ी बार ख्याल आया, पर बस मैं टचवुड करूँगा, भगवान की दुआ है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं वो खासकर वो मैं पसंद नहीं करता कि हर जगह बस फ़ोन लेके जाओ, कैमरा लेके जाओ और शूट कर रहे हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर निकला हूँ, घूमने निकला हूँ, तो मैं उस जगह को एंजॉय करूँ, सीखूँ, और सीख के आने के बाद मैं अपने कस्टमर को बता सकूँ। व्लॉगर बन के भी मैं बता सकता हूँ, पर उसके बाद में वो एडिटिंग और ये सब करना, वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा इरिटेट होता है, समय का थोड़ा सा पाबंद हो जाता है उसमें। चलो, तो इसलिए आप कभी ब्लॉगिंग नहीं किए? हाँ, इसलिए मैंने सुना है कि ब्लॉगर्स काफी अच्छा कमाते हैं इस तरह की ब्लॉगिंग करके। जी, पर ट्रैवल एजेंसी और ब्लॉगिंग दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर का रख लो, वो आपके लिए ब्लॉगिंग कर लेगा, आप उसको भेजो, उसको फैम ट्रिप दो, ताकि वो जाके देखे और वो सीखे, समझे, और वो प्रॉपर प्रोफेशनली आपको लाके करके बताए, तो वही ज़्यादा प्रेफरेबल है। और आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो। ट्रिप में अगर कुछ खराब हो जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्लेम किसको किया जाता है? एयरलाइंस, होटल, डेस्टिनेशन या ट्रैवल एजेंट? अब ये तो कैसे बताऊं मैं, जनरली तो यही होता है कि अगर बुकिंग ट्रैवल एजेंट के थ्रू गई है, करेक्ट, तो फिर ब्लेम सारा के सारा ट्रैवल एजेंट के ऊपर ही आता है। और ये एक तरीके से आप लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छा भी है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट खड़ा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो इसीलिए वो आपको सबसे अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेगा। पर हाँ, कभी कभार एयरलाइन कैंसिल हो जाती है, तो उसके लिए भी पूरा ब्लेम ट्रैवल एजेंट पे ही डाला जाता है, जबकि एयरलाइन तो हमारे हाथ में है नहीं कैंसिल होना। सही है। इसी चक्कर में एक बहुत हमारे प्रिय मित्र बोलो या प्रिय क्लाइंट बोलो, उनकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरा पैसा काफ़ी टाइम से अटका हुआ भी है। अच्छा, फ्लाइट कैंसिल हो गई, एयरलाइन ही बंद हो गई, गो फर्स्ट, तो मेरे को पैसा ही नहीं दिया उन्होंने। वीरेंद्र जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमारे यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं उन सबको ये सवाल पूछा गया है, और ये मेरा फेवरेट सवाल है, हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन। एक वो काम जो आप 2 बार नहीं 200 बार करना चाहेंगे? अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस, बेस्ट सेटिस्फैक्शन और बेस्ट ट्रैवल, उनका ट्रैवल ड्रीम पूरा करना चाहूँगा, हमेशा, हर बार। सो अगर आप लोगों को भी विनीत जी की इस सर्विसेज का आनंद उठाना है, तो डेफिनेटली विनीत जी को हम लोग टैग करेंगे इस पॉडकास्ट में, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विनीत जी, अभी हमारा जो सेशन है वो है रैपिड फायर का। रैपिड फायर में मैं आपको ना कुछ ऑप्शंस दूंगा, आपको बस जवाब देना है। सो कई बार ये खेला गया है कई जगह पे, सो बस हम लोग भी वही चीज़ आपके साथ में करेंगे, ठीक है? बीच या माउंटेन्स? बीच। इंडिया या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। बजट या कंफर्ट? कंफर्ट। ट्रैवल एजेंट या DIY बुकिंग? ट्रैवल एजेंट। सबसे ज्यादा ओवर हाइप डेस्टिनेशन? अभी तो फुको की है। अच्छा, सबसे ज्यादा अंडररेटेड डेस्टिनेशन? आई वुड से दुबई। ओके, बजट कम है सुन के आपका मन खराब होता है? नहीं, खराब नहीं होता, मेरे लिए चैलेंज है और मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करना प्रेफर करता हूँ। थाईलैंड ओवर हाइप्ड है या वर्थ है? Thailand is always worth it. Always worth it, because you get the mountains, you get the beaches, and you get the city life, everything. Correct. Free itinerary, yes or no? Yes, at times. At times. On referrals. One rule जो हर ट्रैवलर को फॉलो करना चाहिए? लीगैलिटीज, उस कंट्री की डूज एंड डोज हमेशा फॉलो करिए, वो कंट्री की जो रिक्वेस्ट है, रिक्वायरमेंट्स है, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। फ्लाइट या रोड ट्रिप? फ्लाइट। अच्छा, कई लोग तो रोड ट्रिप पे पसंद करते हैं, समय बचाना प्रेफर करता हूँ। अच्छा, ये भी बात सही है, ठीक है। अर्ली बुकिंग या लास्ट मिनट डील? अर्ली बुकिंग्स। ओके। ग्रुप ट्रैवल या सोलो ट्रैवल? ग्रुप ट्रैवल्स। ग्रुप ट्रैवल, यस। ओ चलो, ठीक है। टूरिस्ट स्पॉट या ऑफ बीट प्लेस? ऑफ बीट प्लेसेस। ऑफ बीट प्लेसेस, क्यों ऐसा ऑफ बीट प्लेसेस? टूरिस्ट स्पॉट्स में हमेशा क्राउड ही होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड ही होता है, और रेट्स हमेशा बढ़ा के होते हैं। उससे अच्छा ऑफ बीट प्लेसेस पे जाओ, रेट भले ही बढ़ा के होंगे, पर एटलीस्ट आप अपना आराम से, शांति से एंजॉय कर पाओगे। एटलीस्ट जब आप अपने फैमिली या अपने, इफ यू आर गोइंग एज अ कपल और विद फैमिली। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है, जो मेरे क्वेश्चंस में नहीं है।
हॉलीडे का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? आराम, आराम, रिलैक्सेशन, बस। आंखों को, शरीर को, दिमाग को, तीनों को, सब चीज़ बस। दैट्स वेरी ट्रू। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हॉलीडे इज ऑल अबाउट जहाँ पर आप एकदम चिल हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए। कई बार आपको ऐसा लगा कि मतलब कि जब आप लोग की आइटनरीज आती है कि सुबह 6 बजे आपको यहाँ से बस पकड़नी है, यहाँ से टैक्सी पकड़नी है, फिर आपको वो पिकअप करके यहाँ पर ड्रॉप करेगा, फिर अगले दिन सुबह आपको फिर 8 बजे आपको नाश्ता वास्ता करके फिर आपको तैयार रहना है। तो ये जो ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग और एक वो ट्रैवलिंग कि कुछ नहीं, आप रूम में चेक इन किए, पड़े हैं, नारियल पानी पी रहे, कौन सा अच्छा लगेगा? सेकंड ऑप्शन। मतलब मैं अपने लिए तो यही प्रेफर करूंगा कि भैया भले ही मैं 4 जगह कम देखूंगा, करेक्ट। अगर 6 सिटीज कवर करनी है तो, और मेरे पास 12 दिन है, तो मैं 3 सिटीज कवर करना प्रेफर करूंगा और शांति से वो 3 सिटीज को प्रॉपर्ली आराम से एंजॉय कर सकूं। करेक्ट। सो ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट रिलैक्सेशन। तो फ्रेंड्स, आई बिलीव आप लोगों को काफी मजा आया होगा आज के पॉडकास्ट में, जहां पर मिस्टर विनीत संघानी ने आज आपको ट्रैवल इंडस्ट्री की पूरी सच्चाई बताई, आपको वो सारे डू एंड डोंट्स बताए जो आज मेरे भाई बहन इस इंडस्ट्री में एंटर करने का सोच रहे हैं, उनके लिए द बेस्ट मेंटोर है मिस्टर विनीत संघानी। आप इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए और इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ढेरों पैसे और ढेरों सारा एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ में घूमने का मजा तो फ्री है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को जानते हैं जो आपको लगता है कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने अपने ही दमखम से इस दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है, तो आप हमें डीएम कीजिए, हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी और उनके बारे में पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताएगी। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, जिसका नाम है मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूं सीजन 2 में। थैंक यू सो मच।